हाँ बच्चों, ये चौथा क्लास है हमारा। इस क्लास में कल मैंने चर्चा की थी जल निकास के ऊपर, तो इसके बाद अब चर्चा करनी है दैवीय आपदाएं। दैवीय आपदाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। दैवीय आपदाएं क्या है? दैवीय आपदा का अर्थ होता है कि वह समस्या या परेशानी जो प्रकृति प्रदत्त हो, जिसको प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाए, ऐसी आपदा को हम दैवीय आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, भूकंप वगैरह वगैरह, ये सभी दैवीय आपदा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा मैंने दैवीय आपदा की आपको परिभाषा में बता दी है, दैवीय आपदा वह आपदा है जो प्रकृति के द्वारा नेचर के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम दैवीय आपदा कहते हैं। दैवीय आपदा में आपके कोर्स में जो है, पहला है बाढ़ तथा अतिवृष्टि। बाढ़ तथा अतिवृष्टि ये दैवीय आपदा के अंतर्गत है। दूसरा है, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं, बाढ़ तथा अतिवृष्टि। बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है वो वर्षा से होती है, वर्षण से। अब वर्षा की परिभाषा या वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जब संघनित होकर के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, उसे हम वर्षा या वृष्टि कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, उसे हम वृष्टि या वर्षा कहते हैं। अब बाढ़ तथा अतिवृष्टि, अब एक तो होती है सामान्य वर्षा, एक होती है अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि पर चर्चा करिए। अतिवृष्टि का तात्पर्य होता है कि एक आवश्यकता से अधिक पानी की बूंदों का भूतल पर गिर जाना और चारों तरफ जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसी बूंदें जो बहुत अधिक मात्रा में भूमि पर गिर जाएं, जिससे चारों तरफ का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, इस स्थिति को अतिवृष्टि कहते हैं। और जब अतिवृष्टि हो जाती है तो उसी दौरान बहुत जनधन की हानि होती है, आर्थिक हानियां भी होती हैं। अब बाढ़ से कौन कौन सी हानि हो सकती है? तो बाढ़ से बहुत हानियां होती हैं। पहली हानि तो होती है कि जब तेज रफ्तार से पानी बरसता है तो जो ऊपर से वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वो मिट्टी का क्षरण करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं। पानी रफ्तार से बहता है तो उससे अपने साथ मिट्टी को भी बहा के ले जाता है, जिससे मृदा कटाव होता है, जिसको मृदा क्षरण कहते हैं। दूसरा, बहुत अधिक पानी बरसने पर निचले स्थानों में जल जमाव हो जाता है, जिससे वहाँ के घर मकान गिरते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। अभी हाल ही में बिहार की घटना है, 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बिहार में अभी 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पशुओं को हानि होती है, पशु बह जाते हैं। रोड, पुल, रेल की पटरियां, बांध टूट जाते हैं। ये सब वगैरह वगैरह बाढ़ से बहुत सी हानियां होती हैं। मृदा अपरदन तीव्र होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मृदा का क्षरण होता है, ठीक है। साथ ही नवीन मिट्टी की परत जम जाती है। मृदा के जो अपरदन होता है, मृदा कटती है तो कहीं नवीन मिट्टी आके जम जाती है, उस मिट्टी को हटाना पड़ता है, कहीं पर दलदली भाग बन जाते हैं। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की आशंका वाली है। भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की आशंका वाली है। इसके बाद बाढ़ से सड़कों, पुलों, रेल मार्गों
आदि की हानि होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद अब है बाढ़ आने के कारण। क्या कारण है कि बाढ़ आ जाती है? हमें ये कारण भी जान लेने चाहिए कि बाढ़ आने के कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जब बहुत अधिक वर्षा होती है उस समय बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे चक्रवात द्वारा, मौसमी तूफान द्वारा या बादल फटने के द्वारा। चक्रवात, मौसमी तूफान या बादलों का फट जाना, ये भी बाढ़ का कारण बन जाता है। दूसरा है, ये पहला कारण बता दिया। दूसरा है बांध टूट जाने पर। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बांध बना हुआ है और उसमें 10,000 क्यूसेक पानी भरने की क्षमता है। 10,000 क्यूसेक पानी भरने की क्षमता है और इसमें मान लीजिए 20,000 क्यूसेक पानी आ गया, तो अब उस पानी के निकास की यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए कहीं से, नहीं है, तो ये उस तालाब के बांध को फोड़ देगा। और जब तालाब के बांध को फोड़ देगा तो क्या होगा, जितना भी उसमें 20,000 क्यूसेक पानी भरा हुआ है वो निकल जाएगा। जो उसके निचले स्थान होंगे, किसके, बांध के निचले स्थान होंगे, वो पूरे के पूरे जलमग्न हो जाएंगे। वहां की फसलें नष्ट हो जाएंगी, घर मकान बस्तियां जो भी होंगे, रेल मार्ग, सड़क, पुल जो भी होगा सब उससे पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो एक यह भी बाढ़ आने का कारण है। दूसरा, भूकंप द्वारा। कभी कभी भूकंप आ जाते हैं। भूकंप आने से नदियां अपने मार्ग बदल देती हैं, बांध फट जाते हैं और जमीन भी दरार खा जाती है, जिससे भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, चौथा है नदियों के उद्गम स्थान। नदियों के उद्गम स्थान, जैसे हिमालय पर्वत है, यहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इस तरह की नदी निकलती हैं। अब मान लीजिए ये नदी बहती हुई चली जा रही है, ये नदी पर्वतों के रास्ते बहती हुई आ रही है। जहां से उसका उद्गम हुआ है, जहां से इस नदी की उत्पत्ति हुई है, उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। तो भयंकर वनों की कटाई करते हैं लोग, और जब वनों की कटाई हो जाती है तो जो पानी का अवरोध होता है, इनके माध्यम से पानी रुक रुक करके आता है, वो पूरा का पूरा पानी निचले स्थानों पर उतर आता है और बाढ़ की समस्या बन जाती है। ठीक, ये बाढ़ का कारण हो गया। अंतिम बाढ़ का कारण है नगरीकरण, अत्यधिक नगरीकरण। बहुत बड़े क्षेत्र में, स्थानों में नगरों का निर्माण हो रहा है। कोई शहर छोटा सा रहता था, भयंकर विस्तार हो रहा है, हर आदमी शहर की तरफ पलायन कर रहा है, तो उससे भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। पानी का ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े नाले नालियों के माध्यम से पानी शहर के बाहर जाता है और वहाँ के क्षेत्र, वहाँ की भूमि को जलमग्न कर देता है। ये भी बाढ़ का कारण है। इसी के अंतर्गत एक और आता है क्षारीय मृदा। ये हमारे पहले चैप्टर में था, क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा को आप समझ लीजिए। मृदा, ऊसर मृदाएं आपने पढ़ी होंगी या अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिला होगा थोड़ा बहुत। ऊसर मृदाएं वे मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान 7 से कम या 7 से अधिक हो जाता है। ऐसी मृदाओं को हम ऊसर मृदा कहते हैं। अब पीएच स्केल पर 7 से कम जिन मृदाओं का पीएच मान होता है वो मृदाएं अम्लीय होती हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम जिनका पीएच मान है वो मृदाएं अम्लीय हैं, और 7 से जिनका पीएच मान अधिक है ऐसी मृदाएं क्षारीय एवं लवणीय कहलाती हैं। जिन मृदाओं में लवण अधिक मिल जाते हैं
या क्षार मिल जाते हैं, वो लवणी और क्षारी होती हैं। जिन मृदाओं के लवण और क्षार निकल जाते हैं ऐसी मृदाएं अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। तो ये मृदाओं का भी थोड़ा सा बता दिया है। इसके बाद है बाढ़ पर नियंत्रण। मैंने बता दिया आपको बाढ़ बताते दृष्टि क्या होती है, बाढ़ से हानियां क्या होती है, बाढ़ आने के कारण क्या होते हैं। अब बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अभी एक चीज और मैं भूल गया हूँ, बाढ़ पर भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, तो भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं जो, उनमें गंगा की ऊपरी मध्य तथा निचली घाटी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जैसे भारत की घाघरा, गंडक, सोन, दामोदर, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां भी अपनी जलमग्नता के कारण बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो इन नदियों के तराई वाले भाग हैं, आसपास वाले क्षेत्र हैं, वो सभी बाढ़ वाले भाग होते हैं। इसके बाद अब बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण या बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए उस पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, नंबर 1, पहला उपाय क्या कर सकते हैं, जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए। जहां से नदियों के उद्गम स्थान हैं, उन स्थानों पर वनों की कटाई से रोक लगा देनी चाहिए ताकि वन कटे नहीं, और जब वन नहीं कटेंगे तो बाढ़ पर काफी नियंत्रण होगा। दूसरा, जहां बाढ़ की समस्या लगे को उत्पन्न हो सकती है, उनके ऊपरी स्तरों पर बांधों का निर्माण कर देना चाहिए, डैम बना देना चाहिए, जलाशय बना देना चाहिए, ताकि जब भी बाढ़ आने लगे तो वो एरिया से पानी रोक दिया जाए और बांधों में स्टोर कर लिया जाए। तीसरा है, छोटी नदियों तथा नालों पर बांध तथा अवरोधक बनाकर उनके जल को प्रयोग में लाया जाए। जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उनको रोक देना चाहिए, स्टॉप डैम बना देना चाहिए, छोटे छोटे बांध बना देना चाहिए और उस पानी को एकत्र कर लेना चाहिए। जब वर्षा के पानी को एकत्र कर लेते हैं तो इसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। एकत्र कर लिया इस पानी को और फिर इसका उपयोग सिंचाई के रूप में बाद में कर लिया जाता है, जिससे मृदा का जल स्तर भी बढ़ जाता है और पानी का उपयोग भी हो जाता है। तो ये विधि है। इसके बाद नदियों के अतिरिक्त जल की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था करना चाहिए। अगर नदियों में पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जा रहा है और वो खतरे के निशान से ऊपर जाने का प्रयास करता है तो उसको ऐसे माध्यम से जोड़ देना चाहिए ताकि वो दूसरी नदी में चला जाए। फिलहाल एक योजना चल रही है, नदी से नदी जोड़ो योजना, नदी से नदी जोड़ो योजना, और इसका प्रगति पर है कैन बेतवा गठजोड़ के नाम से, कैन बेतवा गठजोड़ के नाम से। इसमें इस तरह की स्थिति बनाई गई है, बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए ये आपकी कैन नदी है, ये आपकी बेतवा नदी जा रही है। इस नदी को इस नदी से जोड़ रहे हैं नाले के माध्यम से। अब अगर इस नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ से इसको खोल देते हैं और पानी इस तरफ जाना प्रारंभ हो जाता है, और जो यहाँ ऊपर हो रहा था पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा था वो पानी जाकर के इस नदी में गिर जाएगा और यहाँ का क्षेत्र बाढ़ से बच जाएगा। अगर बाई द वे कभी इस नदी का जल स्तर कम है, इस नदी का बढ़ रहा है, तो यहाँ से पानी छोड़ देते हैं, तो ये पानी आगे इस नदी में गिर जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। ये बाढ़ के नियंत्रण हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बस्तियां उच्च धरातल पर स्थापित की जाए। जिन क्षेत्रों में हमें पता है कि बाढ़ आती है तो वहाँ पर बस्तियों का निर्माण
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, ठीक, ताकि बाढ़ आने पर दिक्कत ना हो। इसके बाद है बाढ़ आने के पूर्व सूचना देने के लिए सरकार द्वारा उचित व्यवस्था भी की जाए, होती भी है। बुलेटिन बताया जाता है कि ये नदी खतरे के निशान से इतने ऊपर है, पहले से अनुमान लगा लेती है सरकार और वहाँ की बस्तियाँ खाली करवा देती है, वहाँ के लोगों को वहाँ से अलग होने के लिए कहती है, व्यवस्थाएं अपनी लगाती है, स्वयं प्रशासन उनको अलग कर देता है। ये सब बाढ़ आने के कारण, निवारण सब कुछ है, ठीक। इसके बाद कल आपको हम बताएंगे अनावृष्टि तथा सूखा। आज की चर्चा इतनी ही होगी, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।